हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे जिसमें नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका लेक्चर 1 हो चुका था। जिसने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। क्लियर? देखिए, हम प्रिज्म भी आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए, ये आज हम आपके लिए एक प्रिज्म लेके आए हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी प्रिज्म है। ठीक है, तो मानव नेत्र में हम लोगों ने नेत्र के बारे में पढ़ लिया था, उसकी संरचनाएं पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद जितने भी दृष्टि दोष होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिज्म। ठीक है, देखिए, इसे ही प्रिज्म कहते हैं। देखिए, कांच का बना हुआ है, इसको प्रिज्म हम लोग कहेंगे। अब क्या लिखा हुआ है प्रिज्म के बारे में, पहले हम लोग वो पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए, लिखा है प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि, ठीक है, पारदर्शी कोई भी माध्यम होता है उसके उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। मतलब दो समतल पृष्ठ हैं, उनके बीच में एक पारदर्शी माध्यम है। क्या लिखा हुआ है? पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। अब इसके बीच देखिए, पारदर्शी माध्यम है, ये प्रिज्म है, पारदर्शी माध्यम है, और ये दो समतल पृष्ठों के बीच क्या हुआ है? झुका हुआ है। क्लियर? इसी को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। अब इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो दो पृष्ठ आप देख रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। यानी कि ये वाला भाग और इधर वाला भाग जो इधर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी कि ये जो कोण होता है इनके बीच का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण होंगे। आप प्रिज्म देख सकते हैं, ये दो जो है पृष्ठ क्या है? कोण पे झुके हैं, और इनके बीच का ये जो एंगल है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि ये वाले एंगल को ही क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं लगभग। ठीक है, आगे देखिए, दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। अभी जो पृष्ठ जहां पे मिल रहे हैं, इनकी जो ये रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। मतलब ये दो समतल पृष्ठ हैं जो किसी कोण पे झुके हुए हैं, और इसके बीच का एंगल प्रिज्म कोण कहलाता है, और जिस पर इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अपवर्तक कोण। और अपवर्तक कोण के सामने क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, प्रिज्म का आधार होता है। क्लियर? तो ये प्रिज्म के बारे में पूरी जानकारी है। अब आगे देखते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए, टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट? लिखा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको एक प्रिज्म बना के यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, ये हमने एक प्रिज्म बना दिया। अब प्रिज्म में होता क्या है? मान लीजिए हमने कोई लाइट को, किसी भी लाइट को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित करा। समझिए, ये हमने कोई लाइट लेके आए। इस नाम लाइट का नाम देखिए क्या रखा हुआ है? पीक्यू रखा हुआ है। तो हम पीक्यू कोई लाइट लेके आए यहाँ पर। ठीक, अब क्योंकि ये प्रिज्म किससे बना हुआ है? देखिए, ये कांच से बना हुआ है। ठीक, अब कांच से बना हुआ है, इसका मतलब बाहर का माध्यम क्या है भाई? देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, अब ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पे हम लेके आ रहे हैं। अब ये जो किरण आ रही है वायु से आ रही है, और प्रिज्म बना किसका हुआ है? कांच का। इसका मतलब बाहर क्या है? हमारी एयर है, और अंदर क्या है? ग्लास है। ठीक है, अब अंदर ग्लास है, इसका मतलब विरल है माध्यम, बाहर सघन है माध्यम अंदर। तो प्रकाश विरल से किस में जा रहा है? सघन में जा रहा है। और हमने आपको अपवर्तन में पढ़ा रखा था कि जब दो पारदर्शी माध्यम हैं, एक मान लिए माध्यम में विरल और दूसरा क्या है? सघन। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात आपको पता है। अब इस किरण को जाना तो चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर पड़ी, यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? एक अभिलंब बना लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस साइड जो है निकल जाएगी। क्लियर भाई? ये अभिलंब बना हुआ है, इसकी ओर झुक के क्या हो जाएगी? इधर निकल जाएगी। अब मान लिया ये क्या कोण था? ए बी सी। ठीक है, अब ए बी पे पड़ी, ए बी से झुक के यहाँ पे निकल गई। अब ये जो अपवर्तित किरण है, ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण थी। ये क्या है? अपवर्तित किरण है। अब ये पृष्ठ ए सी पे पड़ेगी। जब एसी पे पड़ेगी तो फिर माध्यम चेंज होगा। माध्यम चेंज होगा, यहाँ पे भी हम क्या बना लेंगे? एक अभिलंब बना लेंगे। अब
अब देखिए किससे जा रही है भाई, कांच से वायु में जा रही है, यानी कि सघन से विरल में जा रही है। और हमने आपको पढ़ा रखा है जब भी कोई प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, सीधे नहीं जाता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है। और विचलन होने की इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। ठीक, अब यहाँ पे जब पड़ेगा ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से, ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगा तो इधर निकल जाएगा। इसको हम लोग कौन सी किरण कहेंगे, निर्गत किरण कहेंगे। अब देखिए यही घटना यहाँ पर हो रही है, चलिए इसे देख लीजिए एक बार। देखिए ये आपतित किरण थी, यहाँ पे अभिलंब हुआ, अब क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ से आगे क्या हो गई, निकल गई। और यही घटना क्या होती है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी बात को यहाँ पे लिख रखा है, अब देख लीजिए आप लोग। माना कि एबीसी एक कांच का एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण बीएसी अपवर्तक कोण है, ठीक है, बीएसी क्या है, BAC दिख रहा है ना, अपवर्तक कोण है। उसके बाद तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, यानी कि ANG ऐसे ही लिखा रहता है ना, ANG है। माना कि आपतित किरण PQ दिख रहा है ना यहाँ पे, आपतित किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर गिरती है। कहाँ गिर रही है, पृष्ठ AB, ये AB पृष्ठ है, इसके ऊपर गिर रही है। आगे कर इस पृष्ठ पर किरण अपवर्तन के पश्चात Q पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। यानी कि यहाँ पे Q पे एक अभिलंब खींचा, इधर झुक के क्या हो जाएगी, QR दिशा में चली जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, किरण QR पृष्ठ AC पर अपवर्तन के पश्चात R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकलती है। यहाँ पूरी बात लिख दिया गया है। अब R पे अभिलंब खींचा गया है, किरण क्या होगी, RS दिशा में निकल जाएगी। आगे देखिए, स्पष्ट है कि प्रिज्म PQ दिशा में जाने वाली किरण को RS दिशा में विचलित कर देता है। इस प्रकार वह प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब जाना ऐसे चाहिए था, क्या हो गया, विचलित कर दिया और इसने विचलन उत्पन्न कर दिया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण PQ को आगे, हाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये PQ किरण जा रही थी, हमने इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक, ये कौन सी किरण है, PQR और S। अब RS को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हम यहां देखेंगे हमें कोण प्राप्त हो रहा है। इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। ये हुक वाला डेल्टा होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा। इसे क्या कहते हैं, हुक वाला डेल्टा होता है ये, इससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, पढ़ा PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु D पर काटती हैं। आप दिख रहा होगा बिंदु D पर काट रही हैं आप, ठीक, D पर काटती हैं। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण क्या कहलाता है, डेल्टा, यानी कि विचलन कोण कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको आप एक माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए देखिए हमारे पास एक लेजर लाइट है। अब इस प्रिज्म से देखिए लाइट सीधे जा रही होगी, ये सीधे चली जाएगी। लेकिन जब भी हम प्रिज्म से लाइट गुजारेंगे तो ये लाइट क्या हो गई, आगे जाके बेंड हो गई, बाहर निकल गई। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधे। जा किधर रही है, नीचे। तो आप इस काल्पनिक रेखा को और जहां जा रही इसको इमेजिन करिए, बीच में क्या बन रहा होगा, देखिए एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है। और इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अल्पतम विचलन कोण। देखिए क्या होता है अल्पतम विचलन कोण, इसको समझ लेते हैं। यदि प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं, ठीक है, ये जो प्रिज्म पे जो किरण गिरती है इसके कोण को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाता है। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। I का मान बढ़ाएंगे, डेल्टा यानी कि विचलन कोण का मान क्या हो, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जहां पर बस ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, यानी इसी विचलन कोण को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, या इसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते करते हैं डेल्टा M से, ठीक है, यानी कि डेल्टा मिनिमम कह सकते हैं इसको। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M है, तो रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। इसको याद कर लीजिए, जब आप इंटर में जाएंगे तो आपको इसका प्रूवमेंट मिलेगा।
ठीक है, अभी आप इसको याद कर लीजिए। n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, जहाँ a क्या है, प्रिज्म कोण है, क्लियर, और डेल्टा m क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि हम कह सकते हैं अल्पतम विचलन कोण है। उसके बाद साइन a बाई टू, a क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा, आगे सॉल्व कराए जाएंगे। अब ये देखिए क्या है, इसको समझते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ है, अगला टॉपिक हमारा वर्ण विक्षेपण। जब भी प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, या हम ऐसे कह सकते हैं श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूटकर बिखरता है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आप देखिए, व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है और ये प्रिज्म क्या करता है, इसी प्रकाश के अनेक अनेक रंगों में, अनंत रंगों में इसको क्या करता है, तोड़ देता है। और जो हमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें 7 रंगों को एक नाम दे दिया गया है जो हमें दिखाई देते हैं, उसी को हम कह देते हैं कि 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो प्रिज्म से अनंत रंग जो है वो निकलते हैं, क्लियर। तो यही देखिए लिखा हुआ, श्वेत प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, कोई प्रिज्म आप लीजिए और सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके सामने रखिए इस तरह से आप उसको, और उसको थोड़ा सा रोटेट करते जाइए, आपको एकदम से जो है इन रंगों का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। किसी दीवार पे या किसी पेज पे आपको इनका पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, और यही घटना ही क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं एक बार। देखिए, ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जाता है। अब प्रिज्म क्या करता है कि अब क्या करता है, देखिए प्रकाश किरणों को प्रिज्म जो है अपने बेस की ओर झुका लेता है, क्यों, अपवर्तन के कारण। और यहाँ आप देख सकते हैं जो श्वेत प्रकाश होता है वो कई रंगों में क्या करता है, यहाँ पे टूट जाता है, और टूट जाता है तो बाहर निकल के एक पर्दा रख दिया रहता है, तो वहां पे ये कलर जो है, ये कलरों का क्रम एक प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये जो कलरों का क्रम प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनको याद कर देखिए, वैसे तो अनंत रंग होते हैं, लेकिन कुछ कलरों के नाम दे दिए गए हैं जो साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। ठीक, तो उनके रंग क्या है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है, विबग्योर से याद कर सकते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसा होता है। अब समझते हैं पूरी घटना, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इसे देखिए क्या लिखा है, पे देखिए, देखिए जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। अब देखिए, पहला सिरा क्या होता है, लाल, और ये दूसरा सिरा, इस पूरा स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है, इसका जो एक सिरा होगा, बीच में कई कलर्स हैं, लेकिन एक सिरा क्या है, लाल है, और एक सिरा क्या है, बैंगनी है, क्लियर। इन दोनों सिरों लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच असंख्य प्रकाश किरणों का रंग अविरत रूप से बदलता जाता है। ठीक, सामान्यतः हमारी आंख को ये रंग 7 समूह के रूप में दिखाई देते हैं, होते अनंत हैं, लेकिन सामान्यतः जैसे हम देखेंगे इनको तो हमें लगेगा ये 7 कलर्स हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहे होते हैं। आगे देखिए, प्रिज्म के आधार की ओर ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होते हैं। इससे क्या होता है, यही हमारी घटना क्या कहलाती, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समस्या ये है कि ये होता ही क्यों है, यानी कि ऊपर ही लाल क्यों है, नीचे बैंगनी क्यों है, बीच में कलर्स क्यों है, इनको भी तो जानना है कि आखिर ये प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है प्रिज्म से, इसका कारण क्या है। तो चलिए कारण के लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, इसको कायदे से समझते हैं पहले। जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश के किरण प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरने पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। देखिए होता क्या है, जो कोई भी अपवर्तनांक जैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रकाश किरण आई विरल से सघन में, तो यह अविलंब की ओर झुक गई,
तो हर कलर के लिए पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, मतलब जैसे विभिन्न कलर होंगे तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, विभिन्न विभिन्न होगा। प्रिज्म कांच का बना होता है, कांच के लिए गौर से सुनिएगा ये बात, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक। और बैगनी, देखिए प्रिज्म किससे बना है हमारा, कांच से बना है, कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा झुकेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, कम झुकेगा। तो यही इसके जो है लाल और बैंगनी जो कलर हमको मिल रहे हैं अलग अलग, वो इसी घटना की वजह से मिल रहे हैं। अब हर कलर के जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, प्रकाश किरण क्या होती है, अपने 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 रंग से अलग होती चली जाती है। सफेद प्रकाश जा रहा है, उसके क्या होगा, कलर के रूप में अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हर कलर के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है ना। यही इसी के कारण जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म द्वारा, ठीक। तो ये समझ गए इसका कारण क्या होता है, कारण मेन क्या है, इसका मेन कारण है अपवर्तनांक। आगे देखते हैं, चलिए हो गया। चलिए लास्ट चीज अब देखने जा रहे हैं यहाँ पे, इंद्रधनुष। ये टॉपिक आपका कई बार पूछा जाता है, इसे जरूर आप आराम से देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कायदे से। आप देख रहे हैं, आपने कभी कभी बारिश के बाद आसमान में ऐसा जो है स्पेक्ट्रम जरूर देखा होगा, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। देखा है ना, कई कलर्स होते हैं उसमें। ये कैसे बनता है, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए समझिए, वायुमंडल में क्या होता है, जैसे कई वर्षा के बाद जो है वायुमंडल में कुछ छोटी 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 बूंदें उपस्थित होती हैं, और वो बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है। छोटी छोटी बूंदें किसका काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती है। अब जब प्रकाश आता है, मान लीजिए प्रकाश आया, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से आया और बूंदों पे पड़ा, ठीक। बूंदों पे पड़ने के बाद क्या हुआ, हमने एक अभिलंब खींच लिया। अब भाई बूंद जल की है, बाहर क्या है, एयर है, यानी कि बाहर कैसा माध्यम है, विरल है, अंदर क्या है, सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पर आके टकराएगी। अब यहाँ से क्या होता है, इसका आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन होने के बाद फिर ये बाहर निकलती है, और बाहर निकलती हुई कहा जाती है प्रेक्षक की आंखों में। यहाँ से फिर इसका एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ, एक बार क्या हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, और प्रेक्षक की आंखों में जाती है, और हमें जो है इसमें अब जब प्रिज्म का काम ये कर रही है तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और हमें विभिन्न कलर दिखाई देने लगते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ इंद्रधनुष बन गया। लेकिन समस्या यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, समस्या यहाँ पे आ रही है, इसको बहुत कायदे देखिए, समझिए। देखिए यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, वो बात हमें समझ में आई। यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, ये भी समझ में आया। लेकिन यहाँ से परावर्तन क्यों हुआ, भाई बाहर निकल जाना चाहिए था प्रकाश को, यहाँ से भी तो बाहर निकलना, यहाँ पर से यहाँ पर भी तो अपवर्तन होना चाहिए था। लेकिन ये आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे अपवर्तन हुआ, इस जगह अपवर्तन हुआ, यहाँ पे आंतरिक परावर्तन हो गया। देखिए सबसे पहले लिखा क्या, उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस चीज को पूरा बताते हैं आपको। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, ठीक। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा क्या करती हैं, विक्षेपित करती हैं, ठीक। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसे आंतरिक परावर्तित करती है तथा जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। देख रहे हैं आप, पुनः अपवर्तित कर रही है, करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण पेचक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। अब सूर्य, जैसे आपको इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब सूर्य आपकी कहाँ हो, पीठ के ऊपर हो, तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। देखिए लिखा हुआ है, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख पाएंगे। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, इसको भी तो समझना है। यहाँ पे अपवर्तन हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ पे भी तो अपवर्तन हो जाना चाहिए था, यहाँ पे परावर्तन क्यों हो रहा है। देखिए होता ही है, जैसे आप मान लीजिए पानी के पास जाइए, कोई पानी भरा हुआ है बाल्टी में, और उस पानी में से देखिए तो आपको पानी के अंदर की चीजें तो दिख रही हैं, ठीक, जो पानी के अंदर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना फेस भी तो दिख रहा है उसमें। भाई पानी के अंदर की चीजें आपको दिख रही हैं और साथ साथ आपको फेस भी तो अपना दिख रहा है। इसका मतलब अपवर्तन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। इसीलिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश आया,
तो यहाँ पे अपवर्तन तो हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा होगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है परावर्तन की, क्योंकि हम यहाँ से खड़े देख रहे हैं, तो हमें प्रकाश आना चाहिए वापस, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अब यहाँ से जब अपवर्तन हुआ तो इस जगह पे क्या हुआ, दोनों घटनाएं हुई होंगी, परावर्तन भी हुआ हुआ, सॉरी अपवर्तन भी हुआ होगा, परावर्तन भी हुआ। लेकिन हमको जो है लाइट देखने के लिए परावर्तन की जरूरत थी, तो यहाँ पे परावर्तन हुआ, हमने परावर्तन वाला जो है परावर्तित होकर किरणें आंखों में गई मेरी, और यहाँ से होने के बाद फिर क्या हुआ, बाहर निकली और हमारी आंखों में गए, हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों चीजें हो रही होती है, लेकिन जिसकी जरूरत होती है वो काम हो रहा होता है। भाई यहाँ पे भी परावर्तन हुआ, पर इससे क्या जरूरत, हमें हमें तो इस यहाँ पे अपवर्तन की जरूरत थी और यहाँ पे किसी जरूरत थी, परावर्तन की जरूरत थी, वो हुआ, हमारी आंखों में गया, हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। आई होप आप पूरा टॉपिक प्रिज्म इंद्रधनुष समझ गए होंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, छोटी सी वीडियो थी इसके लिए। अब कल जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में इसके आगे का जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, टिंडल प्रभाव है, इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद की वीडियो में न्यूमेरिकल करके ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।